ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्लेम से जुड़ी हुई जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से डिस्क्लोजर जरूर बताने चाहिए जिससे क्लेम्स के वक्त उनको या फिर उनके परिवारजनों को दिक्कत नहीं आए। हाल ही में कल शाम को ही आईआरडीए का डेटा आया है, उसमें आईआरडीए के द्वारा बताया गया है, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा, कि करीब करीब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 98% क्लेम सेटल किए गए, लेकिन 1% जो है क्लेम रिजेक्ट भी हुए हैं, करीब करीब 0.25% क्लेम जो रेप्यूडेट भी किए गए हैं। तो क्या चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान नवल गोयल, फाउंडर और सीईओ policyx.com पे। नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, कल जो डेटा आया है आपने देखा क्या वो? नहीं, अभी मैंने वो डेटा तो नहीं देखा है, बट जो आप कह रहे थे कि क्लेम रिजेक्शन एक काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है टर्म इंश्योरेंस को लेके। तो ये जो रिजेक्शन है, हालांकि 1% ही है, लेकिन ये 1% रिजेक्शन क्यों है ये समझना पॉलिसी होल्डर के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ इस पे डिपेंडेंट होती है। तो इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। तो नवल जी, क्या जो है डिस्क्लोजर जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को बिल्कुल बता देने चाहिए जिससे क्लेम के वक्त उन्हें दिक्कत नहीं आए? क्योंकि कई बार क्या पॉलिसी होल्डर को लगता है कि ये चीज जो है, चलो मैं नहीं बताता हूं, इंश्योरेंस कंपनी को उन्हें कैसे पता चलेगी और इससे मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो पॉलिसी के टाइम नहीं बताई जाती है। तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास तमाम तरह की चीजें हैं जिससे वो आपकी जानकारी पता तो लगा ही देते हैं और उसके बाद उस जानकारी को इस्तेमाल करेंगे आपका क्लेम रिजेक्ट करने में? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लेम रिजेक्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें, आपका प्रीमियम जो होता है वो सालाना 10,000 20,000 इस तरह से होता है, जबकि क्लेम अमाउंट करोड़ों में हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी ये चाहती है कि जेन्युइन क्लेम ही वो दे, क्योंकि अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम वो पास करने लगे तो काफी लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई और उपाय नहीं रह जाएगा, वो बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए ये सारे इंश्योरेंस कंपनी सारी चेकिंग करती है क्लेम देने के समय में कि आपने प्रपोजल भरते वक्त कुछ अपनी तरफ से जानबूझ के छुपाया तो नहीं। क्योंकि आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मोकर है और आपने नॉन स्मोकिंग प्रीमियम देते गए 20 साल 30 साल के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और क्लेम ऑब्वियसली देते वक्त फिर इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती कि चलो ये तो छोटी मोटी मिस्टेक है, हम क्लेम दे देते हैं। तो इस तरह की गलतियां जो पॉलिसी होल्डर्स करते हैं प्रपोजल भरते वक्त, ये गलतियां काफी भारी पड़ सकती है। इससे अच्छा तो मैं कहता हूं कि आपको अगर झूठी बोलना है तो इससे अच्छा इंश्योरेंस ना ले। क्यों आप उस चीज का रिस्क डालना चाहते हो अपनी फैमिली पे? क्योंकि आप ये समझिए कि क्लेम लेते वक्त आप तो हो नहीं, आपकी फैमिली को वो क्लेम मिलेगा, नॉमिनी को, लाइफ इंश्योरेंस के केस में। तो उनको ये सिचुएशन का सामना ना करना पड़े कि वो जिस चीज पे डिपेंडेंट थे कि चलो कुछ हो जाएगा तो हमारा फाइनेंशियल नीड एटलीस्ट ये इंश्योरेंस पॉलिसी पूरा करेगी, वही अगर ना हो तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर पॉलिसी लेते समय टर्म इंश्योरेंस की हम बात करें, अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी ऑक्यूपेशन, सैलरी और जो हैबिट्स है उसका गलत डिस्क्लोज किया है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी डेथ क्लेम जो है, जो टर्म इंश्योरेंस का प्योर प्रोटेक्शन का है, वो रिजेक्ट कर सकती है या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देते समय क्लेम अमाउंट को कम कर सकती है? देखिए, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। अगर अगर तो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि उसके अंडरराइटिंग में काफी फर्क पड़ता अगर वो इंफॉर्मेशन उन तक होती, लेट से कि आपने ऑक्यूपेशन बताया कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आप एक कोल माइन में काम करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पॉलिसी दे रही थी उनका डिसीजन चेंज हो सकता था अगर आप ये सच बताते कि आप कोल माइन में काम करते हैं। तो
वैसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अब मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा इनकम का आपकी इनकम 5 लाख और आपने बता दिया लेट से 5,20,000 रुपए, तो ये छोटा सा वेरिएशन है जिसको इंश्योरेंस कंपनी इग्नोर कर सकती है। तो जहां पे भी अंडरराइटिंग में उनका डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है, वैसी चीजों को अगर आपने छुपाया है, लेट से आपने मेडिकल हिस्ट्री छुपाई है, आपको कोई बीमारी है और आपने नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस केस में डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। या फिर आपने हैबिट्स छुपाई, आप स्मोकर है, चेन स्मोकर है और आपने बताया नहीं, तो वैसे सिचुएशंस में डेफिनेटली आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता था, अगर हम जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आजकल तमाम कंपनियां जो है वो क्वालिफिकेशन पे काफी ज्यादा फोकस देती है। कंपनियों के द्वारा 12th से ज्यादा पढ़ाई मांगी जाती है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि बहुत से लोग देश में हैं जो शायद ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार नहीं है टर्म इंश्योरेंस लेने का? क्या उनको अधिकार नहीं है अपने परिवार को एक प्रोटेक्शन देने का? तो क्या वजह है कि इस कंपनियों के द्वारा एक क्वालिफिकेशन को एक बड़ा पैमाना तय कर दिया गया है और इसी बेसिस पे आपको पॉलिसी नहीं दी जाती है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी करती है। कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है वो कुछ एस्टिमेट करती है कि किस तरह के लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं या किस तरह के लोगों की डेथ होने की चांसेस ज्यादा है। उस बेसिस पे जो एक्चुअरियल एनालिसिस होती है उस बेसिस पे वो डिसाइड करती है। इनफैक्ट काफी इंश्योरेंस कंपनी इस हद तक जाती है कि वो लोकेशन देखती है आपका, किस जगह पे आप काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, तो ये सारा डेटा उनको ये बताता है कि अच्छा इस टाइप का रिस्क वो ले सकती है और वो एक उस रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है काफी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। आपने सही कहा कि कुछ कंपनीज सिर्फ ग्रेजुएट एंड अबव को ही पॉलिसी देना चाहती है। उसका कारण यही है कि उन्होंने अपना पास्ट डेटा देखा तो उनको दिखा कि जो 12th से नीचे एजुकेटेड थे उनमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हुए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब एजुकेशन से चरित्र का क्या लेना देना है, बट डेटा यही कहता है कि ये है। तो उसी बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा प्रेफरेंस उनको दें जो एजुकेटेड है। और दूसरी बात, जब आप एजुकेटेड नहीं है तो मोस्ट लाइकली आपका जो प्रपोजल फॉर्म है वो आपने किसी को सौंप दिया होगा, आपने खुद नहीं भरा होगा। और ये नंबर 1 कारण है इंडिया में क्लेम रिजेक्ट होने का कि आपका प्रपोजल फॉर्म आपने भरा ही नहीं, आपने किसी एडवाइजर को या किसी नोन रिलेटिव को दे दिया कि चलो मेरा ये चेक पकड़ो और आप मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी बना के ले आओ। ऐसे में क्या होता है कि आपकी अगर मेडिकल हिस्ट्री उन्होंने अगर सही से नहीं भरा या आपकी जो भी हैबिट्स वगैरह को सही से नहीं भरा, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आपका प्रीमियम काफी कम आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपकी क्लेम्स के रिजेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो हमारा सजेशन ये कमी है, मेरे पास अभी वक्त की कमी है, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आपका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी एक पैमाना है, आपको पॉलिसी जारी होगी या नहीं होगी। उसमें इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि अगर कम एजुकेशन लिया हुआ कोई व्यक्ति है वो शायद पॉलिसी को नहीं समझता है, ये पैमाने हैं। तो इस पर भी एक डिबेट का विषय है कि क्यों अगर क्वालिफिकेशन आपकी कम है तो आपको प्योर प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन वक्त की कमी है नवल जी, यहीं मैं आपको रोकना चाहूंगा और धन्यवाद करूंगा कि आपने काफी बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया कि क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।